हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी, अदर जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप लोकेशन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सी ऑफ अजो कहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बारे में आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सी ऑफ अजो कहाँ पर सिचुएटेड है और अदर सीज के साथ में या फिर अदर वाटर बॉडीज के साथ में इसकी जो कनेक्टिविटी है या फिर इसके आसपास के एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उन सभी के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कल आपका क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिपकी ला पास कहाँ पर सिचुएटेड है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन पहले कर लेते हैं हम। सिपकी ला पास की अगर हम बात करें तो एक माउंटेन पास है और इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर, मतलब यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन है। तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश वाला जो स्टेट है और यहाँ पर जो तिब्बत वाला रीजन है उसके बीच में माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस पास है। और हमारी एक इम्पोर्टेंट रिवर इंडिया में फ्लो होती है जिसका नाम है सतलुज, जो यहाँ पर तिब्बत वाले रीजन से ही उसका ओरिजिन होता है। ये जो सतलुज रिवर है वो बिल्कुल इस सिपकी ला पास के बिल्कुल पास से गुजरती है। सतलुज रिवर का आपको पता होगा कि जो इंडस रिवर है उसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी के रूप में वर्क करती है सतलुज रिवर। और हमारा जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर एक तरीके से इरिगेशन के लिए काफ़ी वाटर प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो ये सिपकी ला पास के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। सतलुज रिवर को तिब्बत वाले रीजन में एक अदर नेम से जानते हैं, वो नाम आपको ध्यान में होना चाहिए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि वो अदर जो नेम है सतलुज रिवर का तिब्बत वाले रीजन में वो क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज से। फर्स्ट जो न्यूज़ है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट हुआ था हमारे पार्लियामेंट का, 12 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था अपोजिशन के राज्यसभा में। इसको लेकर के जो अपोजिशन है वो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहा है और अब धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोटेस्ट को हम इंटेंसिफाई करें ताकि ये जो सस्पेंशन है उसको खत्म किया जा सके। अब मुद्दा क्या है, सबसे पहले आप बेसिक्स को समझिए। बेसिक्स ये है कि जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो इस आर्टिकल को आप कहाँ रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर सकते हो और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी कोई एमपी को किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, इसके लेकर के अलग अलग रूल बने हुए हैं। जैसे राज्यसभा के रूल बने हुए हैं, लोकसभा के रूल बने हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास में कुछ पावर होती है। जैसे कि कुछ मेंबर अगर जैसे मतलब प्रोसीजर जो चल रहा है राज्यसभा का या लोकसभा का, उसमें कुछ इम्पेडिमेंट्स, कुछ बाधा, कुछ हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और चेयरमैन और स्पीकर के मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, स्पेसिफिक उस डे के लिए या फिर स्पेसिफिक कंप्लीट सेशन के लिए। यहाँ पर दोनों की जो पावर है उसके बारे में बताया गया है कि दोनों सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में जब इस तरीके से सस्पेंड किया जाता है तो एक मोशन के थ्रू वहाँ पर वर्क होता है और जब उनके जो सस्पेंशन को टर्मिनेट करना है तब भी मोशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लोकसभा है वहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता, डायरेक्ट जो स्पीकर है उसके पास पावर होती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो रूल नंबर 255 जो है उसके अंडर किसी मेंबर को सिर्फ उस दिन के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर 256 के अंडर हम करें तो कोई भी सेशन चल रहा है उस सेशन के बचे हुए टाइम के लिए उसको हटाया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में जो 12 मेंबर्स हैं उनको इसलिए रिमूव किया गया था कि जब हमारा मानसून सेशन चल रहा था उसके लास्ट डे उन्होंने कुछ ऐसे मिसबिहेवियर किया जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया जाना था, या फिर उनके मिसबिहेवियर की वजह से जब विंटर सेशन स्टार्ट हुआ तो इसमें स्टार्टिंग वाले डे ही इनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इन्होंने जो मॉनसून सेशन था उसमें कुछ मिसबिहेवियर किया था। तो इसी को लेकर के जो अपोजिशन है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। रूल बुक के अकॉर्डिंग या जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आप उसी जो सेशन चल रहा है उसी सेशन के बचे हुए टाइम के लिए आप सस्पेंड कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी आप सस्पेंड कर दो। तो इसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट चल रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल हमने देखा कि काशी में काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है और गंगा रिवर जो है उन दोनों के घाट को मिलाने के लिए एक तरीके से कॉरिडोर डेवलप किया गया है वाराणसी में, और इसी की ओपनिंग की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इन्होंने ये बोला, अपने जो भी वहाँ पर अब जो ऑडियंस थे उनको स्पीच दिया, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम इंडिया जो है वो हेरिटेज को और प्रोग्रेस को दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चल रहा है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से गंगा रिवर का जो घाट है वहाँ से काशी विश्वनाथ का जो ओल्ड टेम्पल है वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कंजस्टेड एरिया था, और उस कंजस्टेड एरिया को पार करने के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिलग्रिम्स जो है उनके नंबर्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। तो इसी को लेकर के जो भी लोग कम से कम 300 ऐसी फैमिलीज हैं उनको वहां से डिमोलिश किया गया और उस एरिया को डेवलप किया गया आर्किटेक्ट बिमल पटेल के द्वारा। आर्किटेक्ट बिमल पटेल हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके भी आर्किटेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने सिर्फ सोमनाथ टेम्पल को ब्यूटीफाइज नहीं किया है, बल्कि हमने सी में बहुत हजारों किलोमीटर की दूरी तक हमने ऑप्टिकल फाइबर्स को भी बिछाया है। हमने ना सिर्फ केदारनाथ टेम्पल को रिनोवेट किया है, बल्कि इंडिया जो है वो स्पेस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ना सिर्फ अयोध्या में राम टेम्पल को हमने बनाया है, बल्कि बहुत सारी जो हमारे एवरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। ना सिर्फ हम विश्वनाथ टेम्पल को एक ग्रैंड लुक देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो हजारों की संख्या में जो गरीब लोग हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में जो गरीब लोग हैं उनको हम घर देने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बोली कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी हेरिटेज कल्चर को हम सिक्योर करने के लिए हमारी इकोनॉमिक जो रेवेन्यू है उसको हम खर्च कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के हर तरीके से डेवलपमेंट के लिए भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर के है। कुछ डाटा आए हैं कि नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो 4.91% तक स्पाइक हो गई। वेजिटेबल्स की प्राइस अगर देखें तो 7.45% जो है वो इंक्रीज हुई है। 4 कंसेक्यूटिव जो मंथ्स हैं उनमें हम रेगुलर देख रहे थे कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिक्रीज आ रही है, लेकिन अचानक से इन्फ्लेशन रेट में इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर श्रीनगर को लेकर के इशू है। कल हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो जेवर वाला रीजन है, जेवान एरिया, वहाँ पर एक पुलिस की जो गाड़ी है उसके ऊपर अटैक होता है जिसमें 2 पुलिसमैन की डेथ हो गई और 12 इंजर्ड हो गई। इसी तरीके के इशू हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर इस तरीके के रेगुलर इशू देखने को मिल रहे हैं। कल ही एक जगह पर लश्कर ए तैयबा के कुछ मिलिटेंट्स को मार दिया गया हमारी आर्मी के द्वारा। इस तरीके के इशू जो है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी एक तरीके से हजार्डस इशू हैं। इन सभी को मेंटेन करने के लिए हमें जो लोकल कम्युनिटी है उनको अपने साथ में लेकर के वर्क करना चाहिए, तभी जाकर के ये जो इंसर्जेंसी वाला इश्यू जो है, इंसर्जेंसी जो इशू है, इसको हम कर्ब कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 से, एडिटोरियल पेज से, यहां पर जो डिस्कशन है, फर्स्ट जो आर्टिकल है एडिटोरियल, वो अभी यूएस ने बैन किया है बांग्लादेश की एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेज को। एक सेकेंड, नेट इशू है, हाँ एक सेकेंड रुकिए। यस, देखो देखो यूएस ने पैरामिलिट्री यूनिट है बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस लगाने का कारण ये था कि आपने यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उसका काफ़ी वायलेशन किया है बांग्लादेश में। बहुत सारी ऐसी लोकल पॉपुलेशन वहाँ के, उनके जो भी राइट्स हैं उनको ख़त्म करने की आपने कोशिश की है। बांग्लादेशी लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 600 disappearances since 2009 and nearly 600 extrajudicial killings since 2018 and torture. There were also reports suggesting that the targets of these actions were opposition party members, journalists and human rights activists. The sanctions were invoked under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.
द RAB इज ए जॉइंट टास्क फोर्स फाउंडेड इन 2004। 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बांग्लादेश में, और उसका मेजर रीजन ये था कि बांग्लादेश में जो भी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशंस प्रिंसिपली relating to Bangladesh war on drugs, there have been widespread allegation of serious human rights abuse by the RAB to the extent that they threaten US national security interest by undermining the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms according to US Treasury। US के अकॉर्डिंग जो भी एक रूल एंड रेगुलेशन है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, उनको वायलेट किया जा रहा है RAB के द्वारा। लेकिन RAB को इसलिए बनाया गया था कि बांग्लादेश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है एक तरीके से, कुछ इलीगल जो ट्रेड होते हैं उनकी वजह से, और भी बहुत सारे टेररिज्म मान लीजिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थ्रेट है, उन सभी को कर्व करने के लिए 2004 में RAB को बनाया गया। और उसका मेजर रीज़न यही था कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सके। लेकिन उसकी वजह से कुछ एक्टिविस्ट ने कुछ डाटा दिए हैं कि इन्होंने जो भी लोकल पॉपुलेशन है उनके राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश की है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो US ने कुछ और भी सैंक्शंस लगाने की बात की है। जैसे चाइना में जिनजियांग जो रीजन है, वहाँ पर उइगुर जो कम्युनिटी है उसके लिए भी US बोलता है कि आपने उइगुर कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज़ में है उनके जो राइट्स हैं उनको स्नैच करने की कोशिश की है, एनक्रोच किया है, तो उनके राइट्स को सेव आप नहीं कर रहे हो। इसके अलावा अफगानिस्तान वाला रीजन आप देख लीजिए। इसके अलावा म्यांमार में अगर हम देखें तो सेम इसी तरीके का प्रोसीजर चल रहा है। अगर हम US में देखें तो वहाँ पे भी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना। अमेरिकन और अफ्रीकन्स जो लोग हैं एक तरीके से वहाँ पर भी तो क्लैश देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि अगर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसका सॉल्यूशन मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा वेलकम है इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा हमारा 26 जनवरी को। उसके लिए सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट किया गया है। बोला गया है 5 कंट्रीज़ को कि आप आइए हमारी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हालांकि इन्होंने अपनी जो अभी अश्योरेंस है अटेंडेंस को लेकर के कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इंडिया को आशा है, होप है कि वो अपनी तरफ से कंफर्मेशन देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, जैसे कोविड-19 की वजह से कई बार इस तरीके के इश्यू देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे विजिट इंडिया के लिए थी लेकिन उनको कैंसिल करना पड़ा कोविड की वजह से। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सभी को पता है 26 जनवरी को हम करते हैं। 1929 का जब कांग्रेस का लाहौर सेशन चल रहा था तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिस्कशन किया था और ये बात रखी थी कि अगले साल से मतलब 1930 से हम हर साल 26 जनवरी को अपना एक तरीके से पूर्ण स्वराज मतलब अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और अपनी इंडिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करेंगे। कब से? 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1930 से 1929 के सेशन में उन्होंने ये बात बोली थी लाहौर सेशन में। अब उसके बाद में क्या होता है कि जब इंडिया फ्रीडम गेन करता है तो 15 अगस्त को हम अपनी फ्रीडम को गेन कर लेते हैं। लेकिन अब पहले हमने डिसाइड किया था कि भाई जो 26 जनवरी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे लिए, और उन्होंने मोटिवेट भी किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को 26 जनवरी ने। तो इस 26 जनवरी जो डेट है इसको हम ऐसे तो नेग्लेक्ट कर नहीं सकते थे, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए उसको एक तरीके से कंप्लीट अगर हम पावर में लेकर के आने की बात करें, इसीलिए वेट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको पावर में लेकर के हम कंप्लीटली आए थे। क्योंकि 26 जनवरी का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी फ्रीडम का जो स्ट्रगल रहा उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था। तो ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा, इसमें इन लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो इंडिया ने हमेशा कलेक्टिवली इन्विटेशन दिया है अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड रूट से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की वजह से डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, लेकिन सी रूट के थ्रू इंडिया ईरान में चाहबार पोर्ट इसीलिए डेवलप किया है इंडिया ने ताकि हम
सी रूट को यूज़ करते हुए फिर जो भी हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वर्क कर सके, सेंट्रल एशिया तक जो हमारी पहुंच है वो इजीली हम बना सके। वैसे इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी कोशिश कर रही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जो हमारी डिस्कशन है वो रेगुलर चलती रहे। 2015 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोवियत स्टेट्स के पास में जब इंडिया, मतलब 2015 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पहली बार एक साथ इन जो कैपिटल्स हैं ये सारे जो 5 कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल्स में विजिट की थी। इसके अलावा 2017 में इंडिया ने SCO जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन कर लिया। इसमें ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके। इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग है वो 2019 से स्टार्ट है और अभी प्रेजेंट टाइम में जस्ट 18 दिसंबर को ये दोबारा से होगी। मेजर काम ये है कि सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो है उसको भी इसी साल मिस्टर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड किया था। मतलब हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अपनी जो रीच है उसको बनाने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अनक्लोज को लेकर के है। यूनाइटेड नेशन के जो रूल बनाए गए सी को लेकर के 1982 में, उसको लेकर के इंडिया ने बोला है कि हम इस लॉ के ऊपर, ये जो रूल है उसके ऊपर काफ़ी एम्फसिस करते हैं। इंडिया ने, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि हम कमिटेड हैं कि फ्री ओपन रूल बेस्ड जो ऑर्डर है वो चले और सभी लोग इसको फॉलो करें। देखो ये जो आर्टिकल है इसको आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ देखिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टर्म अनक्लोज, और मेंस के लेवल से पीएस पेपर 2 जो है उसको लेकर के भी ये इंपॉर्टेंट है। जीएस मेंस पेपर 2 जो है उसको लेकर के इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अनक्लोज की अगर हम बात करें, अनक्लोज 1982 में रूल बनाए गए कि किसी भी कंट्री के आसपास जो वाटर बॉडीज है उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग एरिया डिसाइड किया गया, जिसमें बिल्कुल पास वाला जो रीजन है, जैसे हमारा इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर वाटर बॉडीज है, उसमें EEZ एक एरिया डिसाइड किया गया। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ पर उस कंट्री का, मतलब इंडिया का यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेंस है। इंडिया यहाँ पर अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकता है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर सकता है। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी इंडिया को काफ़ी पावर है। दूसरा जो कंट्री है, अगर वो इंडिया के EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले पार्ट में अगर एंट्री करता है तो उसको पहले इंडिया से एक तरीके से अप्रूवल लेना होगा। तो ये है ये अनक्लोज जो लॉ है, और उसके जो बेसिक फैक्ट्स है वो आपको क्लियर होने चाहिए। बहुत बार हम ये देखने को मिलते हैं जब भी आप IR पढ़ोगे तो चाइना वाला जो इशू आप देखते हो उसमें यही तो है। चाइना इस तरीके से जो अदर कंट्री का जो EEZ वाला जो एरिया है उसको मानता नहीं है और उसमें क्या कर देता है, एंट्री कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडिया ये जो ट्रीटी हुई थी अनक्लोज 1982 में उसकी पार्टी है, लेकिन US इसका नहीं है। ठीक है, आर्टिकल ये जो ट्रीटी हुई अनक्लोज उसका आर्टिकल 87 वो एक तरीके से प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ द हाई सीज अंडर विच ऑल स्टेट हैव द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। सभी को आपको फ्रीडम है, लेकिन जो अदर कंट्रीज के स्पेशल जो पावर है उसको आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पेंडेमिक की वजह से जो चिल्ड्रन होमलेस हो गए हैं उन चिल्ड्रन को आपको हेल्प करनी है, उनके जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन देना है। आपको जिन भी बच्चों की आप हेल्प करो उनके कंप्लीट जो डाटा है वो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का पोर्टल है बाल स्वराज, वहाँ पर आप अपलोड करोगे। वहाँ पर आप बताओगे कि कितने पेंडेमिक से कितने लोग इससे इफेक्ट हुए और कितनों की हेल्प की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर आप देखिए, एक सेकेंड। EU जो कंट्री है उन्होंने, हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं रोज कि रशिया और क्रीमिया के बीच में जो एक तरीके से इशू देखने को मिला, उसकी वजह से G7 जो कंट्रीज या फिर US आप मान लीजिए, उन कंट्रीज ने बार बार रशिया को ये बोला है कि आप यूक्रेन के साथ में जो भी आपका इशू है उसको सोल्व करिए और उसकी वजह से यूक्रेन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन उन्होंने रशियन मिलिट्री फर्म के ऊपर कुछ सैंक्शन इम्प्लीमेंट किए हैं, ताकि जो भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हो रहे हैं यूक्रेन, लीबिया और सीरिया, इन सारे लोगों में जो मतलब प्रॉब्लम्स है, जो लोग, जो पॉपुलेशन इससे इफेक्ट हो रही है, उसको हम एक तरीके से सेव कर सके। यहाँ पर
मिस यूनिवर्स 2021 का जो एक ताज होता है वो इंडिया को इसमें मिल गया है। इंडिया की हरनाज संधू, उन्होंने इस मिस यूनिवर्स 2021 को क्राउन किया है। इससे पहले 2000 में लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन जो है उन्होंने इसको गेन किया था। अगर हम मिस यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें तो एक तरीके से इंटरनेशनल ब्यूटी एक कंपटीशन है ये, और इसे अमेरिका की जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड इसको करवाती है। इस कंपटीशन की जो स्टार्टिंग है वो 1952 में सबसे पहले हुई थी, और इसके बारे में अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मेन टारगेट, मेन एम ये ही है कि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको बढ़ाया जाए और दुनिया में एक पॉजिटिव जो चेंजेस लाने की पहल करना, उसके लिए इनिशिएटिव के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। मिस यूनिवर्स को 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर तालिबान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम एजुकेशन को लेकर के गर्ल्स को जॉब देने में और वीमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हमने जो भी टारगेट अचीव करने की बात बोली थी, जो भी बात बोली थी कि हम वीमेंस को जॉब में जो भी पहले जॉब कर रही हैं उनको रेगुलर रखेंगे, गर्ल्स की जो एजुकेशन है उनको रेगुलर रखेंगे, और इसके अलावा उनका जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में वो भी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी उनका एक तरीके से फंड है जिसको सीज किया गया है यूएस के द्वारा, उसको दोबारा से ओपन किया जाए ताकि हमारे आपस से जो इकोनॉमिक क्राइसिस या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको सॉल्व किया जा सके। हालांकि अगर हम देखें तो ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। वीमेन जो जॉब में पार्टिसिपेशन था वो बहुत सारी जो वीमेन हैं उन्होंने जॉब को दोबारा से रीजॉइन नहीं कर पाई हैं। तो अगर ये देखें ग्राउंड लेवल के डाटास और तालिबान जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा है उनमें अगर देखें तो मेजर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करना होगा तालिबान के ऊपर। जब भी तालिबान इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेगा, और एक तरीके से एक अथॉरिटी बननी चाहिए जो रेगुलर व्यू करे कि तालिबान अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने डिसाइड किए हैं या फिर जो उन्होंने साइन किए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में, उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।